अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में सस्पेंस और दहशत से भरपूर एक पुरअसरार कहानी। ओलिवर और माइकल उस वक्त लाइब्रेरी में खड़े अपने लिए तारीखी किताबें देख रहे थे। उनके दोस्त और रिश्तेदार सभी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उन्हें तारीख से किस कदर लगाव है। माइकल देखो, जैक द रैपर पर नई किताब आई है। माइकल ने फौरन ही उसके हाथ से किताब झपट ली। वाह, बहुत खूब लिखा है, तफसील के साथ। चलो ये ले लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। और फिर वो दोनों बाकी की निकाली हुई किताबें वापस शेल्फ में लगाने लगे। अभी जाने ही वाले थे कि पीछे से किसी की आवाज आई। एक्सक्यूज मी मिस्टर ओलिवर। सामने पुलिस की यूनिफॉर्म में एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र 40 के करीब होगी, लेकिन वो अपनी उम्र से बहुत कम का लगता था। उसने बड़े मुअद्दबाना लहजे में ओलिवर को मुखातिब किया। मिस्टर ओलिवर, मैं इंस्पेक्टर डेविड हूँ, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जरूर आपके दोस्त माइकल है। जी बिल्कुल, कहिए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। बात दरअसल ये है मिस्टर ओलिवर कि पुलिस को एक केस के सिलसिले में आपकी मदद चाहिए। जी जरूर बताइए, आ जाइए बैठकर बात करते हैं। तीनों लाइब्रेरी में रखी कुर्सियों पर बैठ गए। फिर डेविड ने बोलना शुरू किया। बात दरअसल ये है कि एक लाश की चोरी हो गई है। अभी कल शाम ही की बात है, लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि लाश ताजा नहीं थी, बल्कि 14 साल पुरानी थी। ओलिवर और माइकल बेहद दिलचस्पी से सुन रहे थे। ये लाश किसकी थी? ये लाश मिस्टर जेम्स के वालिद मिस्टर जॉन की थी। तो आपके ख्याल में लाश चुराने की क्या वजह हो सकती है? मिस्टर ओलिवर, यही तो बात आपको पता लगानी। पुलिस तो कुछ समझ नहीं पाई। वो किसी बादशाह की कब्र तो थी नहीं कि उसमें कोई कीमती चीज निकल आती, बल्कि वो तो 14 साल पुरानी लाश थी जो अब हड्डियों का ढांचा बन चुकी होगी। कल शाम जब जेम्स अपनी फैमिली के साथ अपने वालिद साहब की कब्र पर फूल रखने गए तो कब्र खुदी पड़ी थी और ताबूत में से लाश गायब थी। उन तीनों ने मजीद कुछ देर बातचीत की। फिर ओलिवर ने डेविड से जेम्स के घर का पता लिया और ये कहकर कि अब बाकी की बातें मैं खुद मिस्टर जेम्स से मिलकर पता लगा लूंगा। ओलिवर और माइकल ने डेविड को गुड बाय कहा और वापस अपने घर की तरफ चल दिए। जब ओलिवर और माइकल घर पहुंचे तब तक आसमान पर काली घटा छा चुकी थी। सर्दी भी मजीद बढ़ गई थी। ओलिवर और माइकल जल्दी जल्दी आतिशदान में लकड़ियां डालने लगे और फिर दोनों आतिशदान के करीब रखी कुर्सियों पर बैठकर बातें करने लगे। मुझे लगता है माइकल के ये केस हल करने में हमें बहुत मजा आएगा। हाँ बिल्कुल ओलिवर, ये सब निहायत ही दिलचस्प बातें हैं, इसके बावजूद कि ये निहायत ही घटिया हरकत है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये सरासर दीवानगी और पागलपन है माइकल, कमीनगी की इंतहा है। चलो ओलिवर, पहले खाना खा लें, फिर अपना काम शुरू करते हैं। उन दोनों ने मजे से गर्मा गर्म फ्राइड चिकन और क्रिस्पी ब्रेड खाई। फिर अपने ओवरकोट पहनकर घर से चल दिए और सीधे जेम्स के घर पहुंचे। जेम्स का घर बहुत आलीशान था। एक बूढ़ी मुलाजमा ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। ओलिवर ने उससे उसका नाम पूछा। आपका नाम जान सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल, मेरा नाम कैथरीन है। वो मुलाजमा धीरे से मुस्कुराई और फिर जल्दी से जेम्स को बुलाने चली गई। थोड़ी ही देर में जेम्स अकेला कमरे में दाखिल हुआ। वो एक उम्र रसीदा आदमी था। उसके चेहरे से वक़ार नजर आता था। अपने लिबास और चाल ढाल से वो बहुत मोअज़्ज़िज़ मालूम होता था। ओलिवर और माइकल ने बारी बारी उससे हाथ मिलाया। आपके साथ जो कुछ भी हुआ है मिस्टर जेम्स, मुझे और माइकल को इसका वाकई बेहद अफसोस है। नामालूम आजकल के तरक्की याफ्ता दौर में भी लोग ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल ओलिवर साहब, यही बात मैं भी सोचता हूँ। मुझे यूं लग रहा है जैसे मुझसे मेरी कोई बहुत कीमती चीज छिन गई हो। मिस्टर जेम्स, अब मैं आपसे आपकी फैमिली के बारे में चंद सवाल पूछूंगा। जी बेशक पूछिए मिस्टर ओलिवर। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में मुझे मिलाकर 3 लोग हैं। मैं हूँ, मेरी बीवी जेनेट है और मेरा बेटा जोसेफ है। हम अक्सर जोसेफ के दादा की कब्र पे फूल रखने जाते थे, लेकिन कल हमारे साथ जोडी और फ्रैंक भी थे। जोडी जोसेफ की कजन है, यानी मेरे भाई की बेटी है, जबकि फ्रैंक मेरा दोस्त है। तो आपको किसी पे शक है क्या मिस्टर जेम्स? नहीं मिस्टर ओलिवर। आपके घर में जो मुलाजमा है कैथरीन, क्या वो काबिले भरोसा है? जी हाँ बिल्कुल। तो क्या आपके दोस्त फ्रैंक भरोसे के लायक हैं? बेशक वो भी भरोसे के लायक है। मैं उसे सालों से जानता हूँ। अचानक ही जेम्स की आंखें मामूली सी भीग गईं और वो बोला तो आवाज रंधी हुई थी।
मुझे आज तक याद है, उनके जनाजे में सब लोग थे। फ्रैंक भी था। उसी ने तो मुझे रोने के लिए अपना कंधा दिया था। उस जैसा हमदर्द दोस्त मिलना वाकई बेहद मुश्किल है। यकीन जानिए मिस्टर ओलिवर, आपके दोस्त माइकल इतने अच्छे और वफादार नहीं हो सकते जितना कि मेरा दोस्त फ्रैंक है। ओलिवर और माइकल को ये बात कुछ अजीब सी लगी, बल्कि माइकल ने तो तंजिया निगाहों से जेम्स को देखा भी। जेम्स भी तंजिया हंस दिया। उसने एक हकारत भरी नजर माइकल पर डाली, फिर बोला, मैं जानता हूँ मिस्टर ओलिवर कि सच सुनकर सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके दोस्त माइकल को भी मिर्ची लग रही है, लेकिन सच तो ये है कि ये तो क्या आपकी बीवी भी इतनी मोहब्बत करने वाली नहीं हो सकती मिस्टर ओलिवर। अब के ओलिवर को बोलना ही पड़ा। माफ कीजिए मिस्टर जेम्स, लेकिन शायद आपको गलत फहमी हुई है। मेरी अभी शादी नहीं हुई। क्या सच में? तो फिर कब तक का इरादा है आपका शादी करने का? जेम्स की आंखों में जैसे खुशी की चमक सी थी। ओलिवर ने जरा सख्ती से कहा, मिस्टर जेम्स, बराए मेहरबानी इस वक्त ये शादी ब्याह की बातों को छोड़कर अपने घर वालों को बुलाइए। ये वक्त इन बातों का नहीं है। ओलिवर और माइकल हैरान थे कि इतने संजीदा मसले पर यह आदमी इतना फजूल कैसे बोल सकता है, और वो दोनों दिल ही दिल में इसी नतीजे पर पहुंचे कि जेम्स देखने में तो मोअज़्ज़ज़ शख्स लगता है, लेकिन दर हकीकत ये एक बड़बोला और बेवकूफ इंसान है। जरूर बुलाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको अपने वालिद साहब की एक यादगार तस्वीर दिखाना चाहूंगा। जी जी जरूर दिखाइए मिस्टर जेम्स। ओलिवर ने भी ताइदी अंदाज में सर को हिलाया। जेम्स उसी वक्त उठकर कमरे से बाहर गया और जब वापस आया तो उसके हाथ में खूबसूरत फोटो फ्रेम था जिसमें उसके वालिद मिस्टर जॉन निहायत खुशनुमा कपड़ों में मलबूस खड़े थे। ओलिवर और माइकल उनकी तस्वीर को बड़े गौर से देख रहे थे। जेम्स ने उनके हाथ में पहनी अंगूठी की तरफ इशारा किया। आप दोनों इनके हाथ में ये अंगूठी देख रहे हैं ना? ये अंगूठी उन्होंने सैक्रेड ज्वेलरी डिजाइन से खरीदी थी, या बल्कि यूं कह लीजिए कि बनवाई थी। उस दुकान का ये असूल है कि हर ग्राहक के लिए अलग डिजाइन की अंगूठी तैयार की जाती है। किसी को भी दूसरे ग्राहक के डिजाइन वाली अंगूठी नहीं दी जाती। ओलिवर और माइकल बड़ी दिलचस्पी से वो अंगूठी देखने लगे। वाकई क्या जबरदस्त डिजाइन था उस अंगूठी का। इंतहाई नफासत से बनी हुई वो सोने की अंगूठी उनके हाथ में बेहद पुरकशिश लग रही थी। मिस्टर जेम्स, अब मैं आपके घर वालों से मिलना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले अपनी मुलाजमा से मुलाकात करा दीजिए प्लीज। जी ओलिवर साहब, मैं भेजता हूँ। जेम्स ये कहकर कमरे से बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद वापस आया तो कैथरीन उनके साथ थी, और चूंकि ओलिवर सबसे अकेले में बात करना चाह रहा था इसलिए जेम्स खुद बाहर चला गया। कैथरीन, ये सालों से जब जॉन जिंदा थे मैं तब भी इस घर में काम करती थी। जब से उनकी लाश गायब हुई है मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है। जेम्स भी बहुत दुखी लग रहे थे। नहीं, ये बात नहीं है। आप शायद समझे नहीं। मेरी परेशानी की वजह कुछ और है। अपनी जिंदगी में जॉन ने मुझसे कहा था कि वो मरने के बाद वापस लौट आएंगे। मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ है। ओलिवर और माइकल कैथरीन की बात सुनकर हैरान रह गए। हो सकता है उन्होंने यूं ही मजाक किया हो आपसे। कोई बात संजीदगी से करने और मजाक करने में बहुत फर्क होता है मिस्टर ओलिवर। उन दोनों को कैथरीन का दिमागी तवाजुन कुछ खराब लगा। माइकल तो बिल्कुल बेचैन नजर आने लगा। उसकी बेचैनी ओलिवर ने महसूस की। फिर कैथरीन दोबारा गोया हुई। मैंने तो बल्कि कल रात किचन के बाहर किसी के कदमों की आवाज भी सुनी थी। कहीं जॉन अपनी कब्र से वापस ना लौट आए हो। ओलिवर को लगा कि उससे मजीद कुछ पूछना बेकार है, इसलिए उसने कहा कि अब आप जेनेट को भी भेज दीजिए। कुछ ही देर बाद जेनेट कमरे में आई और उनके सामने बैठ गई। मिस जेनेट, आपकी मुलाजमा कैथरीन ने हमें बहुत दिलचस्प बात बताई। वो कह रही है कि जॉन अपनी कब्र से वापस ना लौट आए हो, है ना? जेनेट ने बात काटते हुए कहा, क्या आप हमारी बातें सुनती रही थी? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बात तो वो मुझसे अक्सर कहती थी कि कहीं वो वापस ना लौट आए। उन्होंने ऐसा कहा था कि वो अपना वादा पूरा करते हैं। आप भी कमाल करते हैं मिस्टर ओलिवर। मैं भला क्यों बातें सुन लूंगी? डिटेक्टिव, कैथरीन की बातों पर तवज्जो दे रहे हैं आप। सठिया गई है वो। माफ कीजिएगा अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गई हूँ तो, लेकिन सच तो ये है कि वो उम्र के इस हिस्से में है कि जब आदमी ऐसी बहकी बहकी बातें करने ही लगता है, और फिर वो तो वहमी भी बहुत है। मैं समझ सकता हूँ। अब आप ही बताइए ना मिस्टर ओलिवर, अगर उन्होंने वापस आना ही था तो 14 साल इंतजार क्यों किया? पहले आ जाते। क्यों, क्या ख्याल है आपका? खैर छोड़िए ये बहस।
اچھا یہ بتائیے جینٹ، کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ نہیں، مجھے تو کسی پر شک نہیں، شک ہے بھی تو خود پر، میرا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ اولیور اور مائیکل ایک دم چونکے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے، ذرا پوچھئے گھر والوں سے کہ وہ مجھ سے کتنا تنگ ہے۔ جیمز کا تو بس نہیں چلتا کہ مجھے رات کو کمرے میں بند کرے اور چابی سمندر میں بہا دے۔ میرا اکثر ان سے ملنے کو دل چاہتا ہے، ان سے مل کر پوچھنا چاہتی ہوں کہ قبر کی زندگی کیسی ہے۔ اولیور اور مائیکل کو جینٹ کی باتیں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ اب آپ اپنے بیٹے جوزف سے بات کرا دیجیے پلیز۔ جینٹ نے فوراً ہی جوزف کو بھیج دیا اور خود باہر چلی گئی۔ اولیور نے دیکھا کہ جوزف کی عمر تقریباً 17 سال ہوگی، وہ بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ جوزف، میں آپ سے سیدھا سیدھا ایک سوال پوچھوں گا، کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ نہیں، مجھے کسی پہ شک نہیں ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ پر شک ہے۔ تو سنو ڈیٹیکٹو، اگر شک کرنا ہے نا تو ملازمہ کیتھرین پر کرو، اسی کو ہر وقت لگی رہتی تھی کہ جان پھر سے زندہ ہو جائیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے اسی نے میرے دادا کی قبر کھودی ہے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں جوزف، میں آپ پر شک نہیں کر رہا۔ ہاں ہاں، تم شک ہی کر رہے ہو، اور نہیں تو یہ کیا ہے؟ ارے میں تو کہتا ہوں چھوڑو ان کی لاش کو، وہ تو مر چکے نا، اب ان کی لاش سے ہمیں کیا فائدہ؟ بیکار کی باتیں ہیں یہ سب۔ اولیور اور مائیکل واضح محسوس کر رہے تھے کہ یہ لوگ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ پھر اولیور نے جوزف سے جوڈی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ جوڈی آج کل انہی کے گھر میں رہنے آئی ہوئی ہے۔ پھر اس نے جوڈی کو بھیج دیا۔ جوڈی سے جب پوچھ گچھ ختم کی تو وہ اولیور سے کہنے لگی، کیا آپ نے جوزف سے بھی اسی طرح انٹرویو کیا تھا جبھی وہ آپ سے اتنا تنگ لگ رہا تھا؟ وہ دونوں اس بدتمیزی پہ حیران رہ گئے۔ جوڈی کی عمر بھی جوزف جتنی ہی ہوگی، یہ ان دونوں کا اندازہ تھا۔ بعد میں وہ دونوں فرینک کے گھر پہنچ گئے۔ اس کا گھر عجیب و غریب نمونوں سے بھرا پڑا تھا۔ برائے مہربانی تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ فرینک کمرے سے باہر گیا تو اولیور اور مائیکل حیرت سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ مائیکل، یہ گھر ہے یا میوزیم؟ ہر طرف سے بس… اولیور نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ مسٹر فرینک، آپ آ گئے؟ اتفاق سے مائیکل آپ کے گھر کی تعریف ہی کر رہا تھا، بہت خوبصورت ہے آپ کا گھر۔ فرینک نے چائے کی ٹرے میز پر رکھ دی اور قدرے فخر سے بولا، جی جناب، بالکل، میں نے اس گھر کو سجانے میں کوئی کمی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ مائیکل نے اولیور کی طرف تشکرانہ انداز میں دیکھا کہ اس نے عین وقت پر اسے بولنے سے روک دیا تھا۔ وہ تو ہم دیکھ ہی سکتے ہیں، واقعی یہ سب بہت ہی کمال کا ہے، مائیکل نے کہا۔ فرینک مسکرانے لگا اور جلدی جلدی چائے کپوں میں نکال کر خود اپنے ہاتھوں سے پیش کی۔ چائے پینے کے بعد اولیور نے اس سے مختلف سوالات کیے، جن کے جوابات بھی وہ بے حد کھوئے کھوئے لہجے میں اور قدرے دلچسپ انداز میں دیتا رہا۔ اس کے بعد اولیور اور مائیکل نے اسے اجازت لی اور واپس چل دیے۔ باہر آتے ہی اولیور نے مائیکل سے کہا، جانتے ہو مائیکل، میں نے پتہ لگا لیا ہے کہ لاش کس نے چوری کی ہے۔ بس اب یہ پتہ چلانا ہے کہ آخر لاش چوری کیوں کی گئی۔ کیا واقعی اولیور؟ ہاں واقعی مائیکل، چلو چل کر جیمز کو فون کر کے بتا دیں کہ اصل مجرم کا پتہ چل گیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی اولیور نے انسپیکٹر ڈیوڈ کو فون کر کے اسے جیمز کے گھر پہنچنے کا کہہ دیا اور خود بھی مائیکل کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ ڈیوڈ پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اولیور کے کہنے پر فرینک کو بھی بلا لیا گیا تھا، کیونکہ اولیور نے کہا تھا کہ وہ سب کے سامنے بات کرنا چاہتا ہے۔ سب لوگ ایک کمرے میں جمع ہو گئے۔ اولیور اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ان سب کے سامنے آ کر بولنا شروع کیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی ڈرامے کا سین ہو۔ مسٹر جیمز، آپ کی ملازمہ کیتھرین کی لاش کی چوری نہیں ہوئی، بلکہ مسٹر جان اپنی قبر سے واپس لوٹ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا کہا تھا اور وہ ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، لیکن میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں، مرا ہوا کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ اور جوزف نے کہا تھا کہ اگر شک کرنا ہے تو کیتھرین پر کیجیے، کیونکہ ویسے بھی اسے یہی فکر ہر وقت لگی رہتی تھی کہ میرے دادا اپنی قبر سے لوٹ آئیں گے۔ اگر کوئی یہ کام کر سکتا ہے تو وہ کیتھرین ہی ہو سکتی ہے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو ان کی لاش چوری ہونے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو ویسے ہی مر چکے ہیں نا، اب بھلا ان کی لاش سے ہمیں کیا فائدہ۔ لیکن میں اس بات سے بھی اختلاف کرتا ہوں، ایسی گری ہوئی حرکت جس نے بھی کی ہے اسے ہر حال میں پکڑے جانا چاہیے۔ میں ویسے بھی ایک ڈیٹیکٹیو ہوں اور کسی صورت میں بھی مجرم کو قانون کے شکنجے سے نہیں جانے دیتا۔ جرم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، جرم بہرحال ایک جرم ہی ہے اور اس کی سزا ہر حال میں مجرم کو ملنی چاہیے۔ ویسے بھی یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔
मिस्टर जेम्स, आपने अपने वालिद की तस्वीर मुझे दिखाई थी, जिसमें उन्होंने सेक्रेट ज्वेलरी और डिजाइन शॉप की अंगूठी पहन रखी थी, और आपने बताया था कि उस दुकान का ये असूल है कि हर ग्राहक को उसका अपना मखसूस डिजाइन बनाकर दिया जाता है। इसके अलावा किसी और को वो डिजाइन वाली अंगूठी नहीं दी जाती है। और आपने ये भी कहा था ना कि मेरे दोस्त मिस्टर माइकल इतने वफादार नहीं हो सकते जितना कि आपका दोस्त फ्रैंक, जबकि मैं आपकी बात से भी इख्तलाफ करता हूँ। मेरे दोस्त माइकल ने ना कभी आज तक मुझे धोखा दिया है और ना ही कभी देगा। मुझे मुखलिस दोस्त की पहचान खूब है मिस्टर जेम्स, लेकिन शायद आपको सच्चे दोस्त की पहचान नहीं है। आपने कहा था कि जब आपके वालिद मिस्टर जॉन की वफात हुई थी, ऐसे वक्त में फ्रैंक ही ने तो आपको रोने के लिए अपना कंधा दिया था। लेकिन सच तो ये है कि आज जब मैं और माइकल फ्रैंक के घर गए तो उन्होंने खुद अपने हाथ से हमें चाय पेश की, तब मेरी नजर उनके हाथ पर पड़ी। उन्होंने बिल्कुल वैसी ही अंगूठी पहनी हुई थी जैसी कि आपने मुझे अपने वालिद साहब की तस्वीर में दिखाई थी। बल्कि ये अंगूठी तो इन्होंने इस वक्त भी पहनी हुई है, जरा देखिए तो सही। इसके साथ ही फ्रैंक अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये 2 टके का डिटेक्टिव मुझ पे ख्वामखा इल्जाम तराशी कर रहा है जेम्स। ओलिवर ने इंस्पेक्टर डेविड को इशारा किया। वो उसी वक्त अपनी जगह से उठा और फ्रैंक का हाथ पकड़ना चाहा तो उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। लिहाजा मजबूरन डेविड ने पुलिस के बाकी 2 आदमियों के साथ मिलकर फ्रैंक के हाथ से जबरदस्ती वो अंगूठी उतार ली। जेम्स भी अंगूठी देखने को आगे बढ़ा। इसके साथ ही वो फ्रैंक पे पुल पड़ा। मनहूस आदमी, तूने मेरे बाप की इतनी कीमती अंगूठी अपने भद्दे हाथों में पहनी हुई है? तेरी इतनी जुर्रत? फिर वो फ्रैंक का हाथ मरोड़ने लगा। अगर मैंने अपनी मर्दानगी का सबूत देते हुए अपनी भरपूर ताकत से तेरा ये हाथ न तोड़ दिया तो मेरा नाम बदल देना फ्रैंक। फ्रैंक ने भी जेम्स का हाथ मरोड़ डाला। जेम्स हलक के बल चीखा, बचाओ, बचाओ मुझे इंस्पेक्टर डेविड, वरना ये आदमी मेरी हड्डियों का सुरमा बना डालेगा। जबकि डेविड और पुलिस के दूसरे लोग हैरत से उन्हें देख रहे थे। आखिरकार तंग आकर ओलिवर ने ही डेविड से कहा, मिस्टर डेविड, खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, इन्हें अलग कराइए। इंस्पेक्टर डेविड को ओलिवर की बात सुनकर जैसे होश आ गया। वह फौरन ही आगे को लपका और उन दोनों को अलग किया। जेनेट के चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसे देखकर यूं लगता था जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगी। जेनेट हाँफती हुई आवाज में बोली, फ्रैंक, तुमसे इतनी घटिया हरकत की तवक्का नहीं थी। चुपकर चालाक और मक्कार औरत, होशियारी से बचने की कोशिश कर रही है तू। इंस्पेक्टर, इसे भी गिरफ्तार करो, इसी ने मुझे लाश बेची थी। सब लोग हैरान रह गए। क्या ये सच है? इंस्पेक्टर डेविड ने पूछा। सच बताना मकार औरत, वरना अभी यहीं तेरा हाथ भी तोड़ूंगा जैसे तेरे शोहर का तोड़ा है, फ्रैंक ने जेनेट से कहा। उसने जेम्स की तरफ इशारा किया जो अपना हाथ पकड़े सोफे पर लेटा हुआ करा रहा था और पुलिस का एक आदमी उसे संभाल रहा था और पानी पिला रहा था। जेनेट के जिस्म का थोड़ा बहुत बचा हुआ खून भी खुश्क हो गया और वह सहमी हुई आवाज में बोली, इंस्पेक्टर, ये सब सच है। मैंने ही जॉन की लाश बेची थी, पैसे हासिल करने के लिए। दरअसल फ्रैंक को नमूने जमा करने का शौक है। उसका घर दूसरे शहर में भी है। मिस्टर जॉन की लाश वहीं रखी हुई है। जल्दी करो इंस्पेक्टर, वरना ये फ्रैंक मुझे मार डालेगा। जल्दी गिरफ्तार करो मुझे, और अगर हो सके तो पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवा दो। मेरा बीपी बहुत लो हो रहा है। माइकल अपना सर पकड़े हुए खड़ा था। मुलाजमा कैथरीन अपने दिल पर हाथ रखे हैरत से मुंह खोले देख रही थी। अचानक ही जेम्स अपनी जगह से उठा और जेनेट को मारने लगा। मनहूस औरत, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो उसके सर के बाल नोचने लगा। लिहाजा इंस्पेक्टर डेविड ने फ्रैंक को गिरफ्तार किया, जेनेट को पुलिस की एम्बुलेंस में रवाना किया। अब सिर्फ ओलिवर, माइकल, कैथरीन, जोसेफ, जेम्स और जोडी वहां मौजूद रह गए थे। कैथरीन, जाओ, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ और मेरे हाथ की पट्टी करो, जेम्स ने मुलाजमा से कहा। कैथरीन दोनों हाथ कमर पर रखकर सख्त लहजे में बोली, अपने काम तुम अब से खुद करो जेम्स। मैं इस घर में अब एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी। मैं तुम्हारा काम छोड़कर जा रही हूँ। और वो वाकई पैर पटकती वहां से निकल गई। उसके जाते ही जोडी कदरे खौफसदा निगाहों से जेम्स और जोसेफ को देखने लगी। मैं भी चलती हूँ। और वो पूरी कुव्वत से भागती हुई घर का दरवाजा खोलकर रात के अंधेरे में भाग खड़ी हुई। मैं अब दूसरी शादी करूंगा, जेम्स ने कहा। हरगिज नहीं डैडी, मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगा। मेरी मॉम के अलावा इस घर में कोई और औरत कदम नहीं रखेगी, जोसेफ ने जेम्स से कहा।
मैं इस घर में तुम्हारी सौतेली माँ ला कर ही रहूंगा जोसेफ, लेकिन पहले मैं तलाक के कागजात तैयार कर लूं। और फिर उन दोनों बाप बेटे में बहस शुरू हो गई। ओलिवर और माइकल को एहसास हुआ कि वो दोनों ख्वामख्वाह यहाँ खड़े सब तमाशा देख रहे हैं। फिर वो दोनों भी घर से निकल आए। ओह, शुक्र है ओलिवर, ये केस तो हल हुआ, माइकल ने कहा। अरे याद आया, हमने लाइब्रेरी से जैक द रैपर की किताब भी तो ली थी ना। चलो घर चलकर वो पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले गर्मा गर्म कॉफी पीते हैं, कुछ खाते हैं, फिर किताब पढ़कर आराम करेंगे। हाँ बिल्कुल माइकल, इन लोगों के फजूल चक्रों में तो मैं बुरी तरह थक गया हूँ। डिटेक्टिव ओलिवर और माइकल ने सुकून का सांस लिया कि वो दोनों केस हल करने में कामयाब रहे। अब वो सुकून से अपनी पसंदीदा किताब का मुताला कर सकेंगे।